तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो क्या ऐसे 3 कारण है जिससे कारण हम बीमार पड़ते हैं। मैं आपको आज क्यों यहाँ पे आने का मेरा पर्पस क्या मालूम है, क्यों आप बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो और है तो उसको क्यों दवाओं से धोखा, अपने को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी बीमारी दुनिया में ठीक होती है, कारण निकाल दो ना, कारण निकाल, बीमारी गई। बीमारी क्या है? गलत कारणों की परछाई। आप गलत कारणों की ईंटें जमा करते हो और उसकी एक शेडो पड़ती है। मैं कहता हूँ वो निकालो, बीमारी अपने आप कम होती जाएगी। बीमारी कभी ठीक नहीं करनी पड़ती भाई। अगर कोई कहे छींक कैसे ठीक करे जी, मैं कहूँगा मिर्ची निकालो, 2-4 छींक मार के चुप हो जाएगा शरीर। है तो इतनी सी बात ना। अगर आपने हाथ मोड़ा तो अब आप क्या करते हो कि ये कारण है, हाथ मोड़कर आप क्या करते हो, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है जी। अरे कोई बात नहीं, इसको एक मलहम लगा दे, इसको फटाफट, इसको एक गर्म सेंक कर दे, इसको ये कर दे, इसको एक्यूपंक्चर कर दे। सारा इलाज सिम्टम के ऊपर चला जाता है। कोई गलत नहीं है, रिलीफ सबको चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सवाल क्या है कि कारण के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता भाई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नाम है, कारण किसी को पता भी नहीं। सच्ची बता दूं, मैं अभी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 3 कारण है सबसे बड़े, अगर आप समझ गए तो। पहला कारण क्या मालूम है? हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। भूख शरीर की एक सिंपल सी भाषा जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूँ। और नहीं भूख का मतलब डालना मत भाई साहब, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं एंगेज हूँ। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं मालूम है? सुबह 9 बज गए इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, घर आ गए इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खा लो, कहीं कमज़ोर ना हो जाऊँ इसलिए खा लो। तो आपका जो खाना है ना वो साइकोलॉजिकल है। आपको लगता है कुछ तो खाना चाहिए यार, ऐसे कैसे यार सब लोग खा रहे हैं मैं चुपचाप बैठा हूँ। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और घर में वाइफ ने खाना बना भी दिया ना तो अब तकलीफ क्या होती है, आपको भी लगता है बेचारे ने इतनी मेहनत से खाना बना, नहीं खाऊं तो उसको बुरा लगेगा, खा ही लो। अब दिल नहीं था आपका खाने का, आपको पता भी था कि भूख नहीं मेरे को आज, लेकिन हम लोग खाना खाते। तो क्या होता है देखिए, नई भूख का मतलब पाचक रस नहीं है। आप डालोगे तो जाकर पेट में वो सड़ेगा ही, फर्मेंट होगा ही, और वो एसिडिटी, गैस और अपच तीनों चीजें पैदा करेगा ही। सिंपल सी बात है। तो इसलिए भूख सीखो भाई। अब दिन में 1 बार लगे, 2 बार लगे, 4 बार लगे, भाई आपका शरीर जाने, हर एक का शरीर अलग अलग है। तो इसमें जाके डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब कब खाऊं? ऐसा पूछना अच्छी बात है क्या डॉक्टर को? तुम्हें नहीं मालूम क्या कब खाना चाहिए? तो कहने का मतलब यह है हमारा शरीर गाइड करता है ना भाई, इतनी छोटी सी बात। और याद रखना, जिस दिन तूने भूख से खाना सीख लिया ना, खाना घटिया था कि भारी था, पचने की 100% गारंटी। क्योंकि भूख जब अच्छी लगती है ना तो कैसा भी घटिया खाना होने दो, बता रहा हूं, वो पचेगा जरूर। और जिसका खाना पच गया उसको कभी जिंदगी में भी कब्जियत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आंतें किसके लिए डिजाइंड है? वो तो एंड डिपार्टमेंट है, डिस्पैच डिपार्टमेंट है। वो कहता भाई साहब मेरे को क्या, ऊपर के डिपार्टमेंट से माल क्लियर होके आ गया तो मैं फेंक दूंगा जी। तो आप कहते नहीं, सुबह 7 बजे जाके बैठ के बोलते नहीं अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए। अरे वो क्लियरेंस होगा तो आएगा ना। तो बोलते नहीं क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं आना चाहिए जी, बस धक्का मारो जी, किसी भी तरह कायम चून खाओ जी, उसको कुछ करो जी उसको। अरे भाई 7 बजे नहीं आएगा तो 11 बजे आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा। भाई तुम यहाँ का ठीक करो ना, तुम इसका क्यों ठीक करने में लगे हुए हो? ये ठीक करते वो ठीक हो जाता है। जब माल अंदर गया है तो आएगा तो पक्का ना भाई, जाएगा कहाँ? और तुमको तो सुबह 6 बजे आ जाना चाहिए, बस मेरे हिसाब से आना चाहिए। अरे पेशाब क्या तुम्हारे हिसाब से आता है क्या? तो भाई मोशन भी तुम्हारे हिसाब से आएगा ना। और आएगा तो जैसे ही मल पक जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बॉडी घंटी हो जाती है। तो अब इस बात को हम नहीं जान के क्या बोलते हैं, मेरे को तो आजकल कब्जियत रहती है। नहीं है एक्चुअली तुम्हें कब्जियत, फालतू बातें कर रहे हो तुम। तो कहने का मतलब है कि भूख से खाओगे और बाकी नीचे का छोड़ दो, तुम कब आना चाहिए करके, अपने आप टाइम से पास होगा। और अगर तुमने सच्ची भूख से खाया और खाने में अगर थोड़ा फाइबर वगैरह अच्छा खाना है, मैं कहता हूँ
पेशाब करने को 60-70 सेकंड 80 सेकंड लगते हैं, मोशन करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं बस। आपने कभी जानवरों को देखा? हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली खड़े होते हैं, टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है भाई? ये आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, लाइब्रेरी बना के बैठ गया अंदर। इतनी प्रॉब्लम है क्या? लोग जो है भस्त्रिका किए जा रहे हैं, कपालभाति किए जा रहे हैं, पेट को हिलाए जा रहे हैं, कोई कायमचूर खा रहा है, कोई इसबगोल खाए जा रहा है, लड़े जा रहा है अपने शरीर से। अरे भाई, इतनी तकलीफ नहीं दी भाई भगवान ने। तुम खाली भूख से खाना सीख लो, अपने आप सब कुछ नॉर्मल होने लग जाएगा। और दूसरी चीज़, अपच, गैस, एसिडिटी, ये शब्द हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए, लेकिन क्यों होते हैं मालूम है आपको? आप थोड़ा सा देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना, आप प्रयोग करके देखना। गलत कॉम्बिनेशन। शरीर एक बार में एक प्रकार के भोजन को अच्छी तरह पचाता है, ये तो सब कॉमन सेंस की बात है ना। एक साथ वेराइटीज ऑफ फूड जब खाते हैं ना, अलग अलग स्टार्चेस, अलग अलग प्रोटीन्स, तो शरीर में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी मान लो एक नॉर्थ इंडियन खाना अगर आप देखो तो रोटी के साथ दाल, चावल, आलू, दही, पनीर। तो अब शरीर में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि दही ये तेरा जूस, आलू ये तेरा जूस, ऐसा कोई नहीं है प्रोविज़न। जो एक मुख्य खाने के ऊपर शरीर को फोकस करना होता है, बाकी सब सड़ने लग जाते हैं पेट में। तो इसीलिए देखिए, पेट कभी बोलता ही नहीं, इतना साइलेंटली चलता, बता रहा हूं मैं। देखिए, मैं इस जीवन को जीता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। आज 50 साल से है ना, मेरे पास पेट है और मेरे पास शरीर है, ऐसा मुझे अनुभव में नहीं आता, बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पता नहीं चलता। अभी देखिए, मैं सुबह 4:30 बजे उठा हूं और पूरे दिन भर बहुत लंबी चौड़ी यात्रा करके आ रहा हूँ, घूम फिर के जगह जगह 10 जगह जाके आ रहा हूँ। और अभी भी मैं आपके सामने जिस तरह से बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ? लगता है ऐसे? तो क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी फूटती है अंदर से। ये आपको भी मिल सकती है, सिर्फ छोटी छोटी बातें समझ चाहिए। तो गलत कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हम लोग शाकाहारी सब, मैं जानता हूँ यहाँ पे 3 चीज़ें खाने के साथ मिक्सअप मत करो, तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। एक तो जब भी रोटी दाल खाते हो ना आप लोग, तो उसके साथ में दूध, दही, पनीर, श्रीखंड, खोया, माया, कलाकंद, ये जो जितने दूध की चीज़ें हैं ना, वो अवॉइड करो बस। देखिए, ओकेजनली खा लिया उसकी चिंता नहीं है कि 1-2 दिन कभी खाने में आ गया, शादी ब्याह में चले गए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो बॉडी टॉलरेट कर लेती है। रेगुलर हैबिट में कोशिश करो कि दूध की आइटम न रहे। छाछ तक चलती है क्योंकि उसमें दूध की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, पानी आ जाता है, इसीलिए तो छाछ चल जाती है। लेकिन दूध की कोई आइटम, ठोस आइटम जो होती है कि 1 कटोरी दही खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, ऐसा होता है ना, कलाकंद खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, खाने के साथ, वो अन्न दाल के साथ नहीं खाना चाहिए। बस ये थोड़ा ख्याल करें और ये करके देखो। मेरी बात को कभी मानो मत, अनुभव से जानो, मैं यूँ कहता हूँ। और दूसरी बात, खाने के साथ कभी भी फल, जूस, ज़्यादा चीनी, गुड़, शहद, ये सब शर्कराएँ होती है ना, ये पेट को जल्दी छोड़ के भागना चाहती है। और आप क्या करते हो? देर से पचने वाले खाने के साथ जोड़ती हो, जैसे बैलगाड़ी को हवाई जहाज के साथ जोड़ दिया, ऐसे होता है। इसीलिए अगर आपको खाने के साथ, अब मैं देखिए, अब यहाँ तो क्या कहते हैं कि गुजरात में आमरस और रोटी ना खाएं तो चले ही नहीं कम वक्त। तो मैं देखिए, ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें, फल ऐसे हैं जो अन्न दालों के साथ टॉलरेबल बोल सकता हूँ, जैसे केला और रोटी आप साथ में खाओ, केला और आलू आप साथ में खाओ तो टॉलरेबल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आम, केला और आम दोनों मीठे मीठे स्टार्च हैं, इसलिए टॉलरेबल है, तो चल जाता है। इसलिए वो मैं उसके ऊपर इतना जोर नहीं दूंगा कि मत खाओ करके, पर जहाँ तक हो सके जानबूझ करके फल हमेशा खाली पेट अलग से खाया करो। एक हैबिट रखो कि खाने के साथ नहीं खाना बस, ओके। और खाने के साथ कभी जूस वूस नहीं पीना, जैसे ऑरेंज जूस पी लिया, गन्ने का रस पी लिया, खाने के बाद जाके लोग जूस पी के आते हैं ना, जैसे बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने खाने के बाद, वो नहीं करना। खाने के साथ ज़्यादा नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर नहीं खाना। क्यों मालूम है? उससे सिट्रस एसिड ज़्यादा ना, सिट्रिक एसिड होती है,
हम जो रोटी चावल दाल आलू खाते हैं ना, वो अल्कलाइन जूसेस निकलते हैं उसके लिए, पचाने के लिए। तो वो सिट्रिक एसिड है ना, उसको मार देती है। अभी जैसे एक रोटी, मान लो एक रोटी खाओ आप, मुंह में मीठी लगेगी, उसी रोटी को थोड़ा नींबू के अचार से लगा लो, फिर खाओ, रोटी मीठी नहीं लगेगी आपको। क्यों? अब उसके प्रेजेंस में जूस जो हमारे जो टाइलिन जूस निकलता है वो निकलता ही नहीं मुंह में, इस तरह से। तो इसीलिए खटाई डालो। कभी कोई खास सब्जी में आपको शौक है तो क्यों, मैं देखिए हम बहुत दूर आ गए, अब जो बोलते हैं ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बताना मुश्किल तो होता है, फिर भी खटाई कभी कभार कोई खास सब्जी में डालना तो एंजॉय कर लो, लेकिन पेट खराब है तो फिर अवॉइड करो, मैं यूँ कहता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से तो अब पता कैसे चलेगा आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है? अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करो। अगर आपने भूख से खाया और खाना आपका सिंपल कॉम्बिनेशन था तो आपका स्टूल बंधा हुआ होगा, पॉट पे चिपकेगा नहीं, बदबू भी नहीं होगी। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार सेमी सॉलिड है, बार बार जाना पड़ता, बदबू भी होती है, तो समझ लेना तुम माल तो डालते हो पर धागा डालते तो कपड़ा, लेकिन साड़ी नहीं बनती, गुच्छा बन के निकल जाता है। और तुम किस बात से खुश होते हो कि कमबख्त निकल तो गया। अरे भाई, निकलने को मोशन नहीं बोलते, फैक्ट्री में माल बराबर बनना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने खाने पे जरा सा आप ख्याल कीजिए। और मतलब सिंपल खाना, देखिए हम लोग खाना कैसे खाते हैं मालूम है आपको? सलाद, बड़ी सब्जियां, और अब इडली खानी है मान लो तो सलाद सब्जी इडली, अब बस खाना हो गया। अब रोटी चावल दाल नहीं खाएंगे, सलाद सब्जी चावल दाल, सलाद सब्जी खिचड़ी, सलाद सब्जी भुट्टा, भुट्टा खाना है ना मान लो तो भुट्टा ही खा लेंगे बस, फिर खाना नहीं खाएंगे। तुमने कहा नहीं जी हम तो यहाँ तो चटपटा खाना भी खाते हैं जी, दावेली खाते हैं जी, हम तो भेलपूरी खाते हैं जी, कोई बात नहीं। तो सलाद सब्जी भेलपूरी, सलाद सब्जी दावेली, एक चीज़ खाओ ना भाई। तुम उसको नाश्ते की तरह क्यों खाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो इस तरह से थोड़ा सा तो पेट पे देखिए क्या होता है, पेट बीमार कब पड़ता है? जब अति होती है, उसके ऊपर जाती होती है, तभी तो बीमार पड़ता है ना। तो मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि ये मत खाओ वो मत खाओ, मैं कहता हूँ तुम्हें ज़िंदगी में जो एंजॉय करना सब सिखाओ, लेकिन नहीं खाना मत सीखो, कम खाना सीखो। नहीं तो क्या होता मालूम है, आप मानसिक रोगी हो जाओगे। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, आज मैंने ये खा लिया, आज गड़बड़ हो गई मेरी, तो ऐसे बीमार पड़ जाओगे तुम। एंजॉय, फूड मस्ट बी एंजॉयड एज ए सेलिब्रेशन। भोजन उत्सव की तरह खाना चाहिए, कैजुअल और रूटीन की तरह नहीं कि पेट में ऐसे ला के घुसेड़ दिया कुछ भी। यू मस्ट एंजॉय एवरी मोर्सल ऑफ योर फूड। तो इसीलिए कोई भी आपको कभी मिठाई खाने का शौक आ जाए ना, आपको लगता है तो 15-20 दिन में एक बार प्रोग्राम बना ही लो। आज लगता पिज़्ज़ा खाने का शौक है तो बना लो जी एक दिन प्रोग्राम, चले जाओ जी पिज़्ज़ा खा लो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिज़्ज़ा खा के कोई 10-15 दिन में खा लोगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके खाने में होलसम फूड होना चाहिए जिससे डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो, बस। अब मैं तीसरे कारण पे आ रहा हूँ बस, और अगर वो समझ गया ना तो डिजीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी, जैसे मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल है। अब देखिए मेरे सामने क्वेश्चन क्या था यार, 84 लाख योनियाँ हैं, सबको अपना खाना मालूम, हमारा खाना क्या है यार, कैसे पहचाने कि मेरा खाना कौन सा है? तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अगर एक थाली में कच्चा मांस ला के रखूँ तो क्या आपकी आत्मा देख के मुंह में लाट टपकाती है क्या? नहीं टपकाती ना, मुंह में पानी तो नहीं आता ना देख के। अच्छा, कच्चे अंडे देखकर मुंह में लाट तो नहीं आती ना। अच्छा, अब कच्चे अनाज के दाने ला के रख दूँ थोड़े, गेहूं का ढेर, बाजरे का ढेर, जवार का ढेर, रागी का ढेर, मैं ला के लगा दूँ, क्या आपको कच्चे अनाज के दाने देख के मुंह में बड़ी लाट टपकती है? टपकती है? नहीं टपकती। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे तुम फल, मेवे, अखरोट, बादाम, केला, आम, चीकू, पपीता देखते हो, देखते तुमको नहीं लगता हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए? एक स्वाभाविक आकर्षण लगता है ना। अब वो कच्चा अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आप उसको कच्चा तो नहीं खा सकते ना। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं जी, उबाल के देता हूँ जी मैं आपको, उबला हुआ गेहूं, उबला हुआ रागी, उबला हुआ बाजरा सब देता हूँ, और कहता हूँ खाओ इसको, लेकिन नमक, चीनी, घी, प्याज कुछ भी नहीं मिलेगा, अचार, चटनी, चुपचाप फीका एज इट इज़ खाओ। खा पाओगे? तो जो अनाज को तुम कच्चा भी नहीं खा सकते, जिसको तुम उबाल के भी नहीं खा सकते, और
अब जरा सोचो, एक रोटी खाने के लिए तुम्हें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे, आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है। और तुम लोग क्या कहते हो, मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूं। ये नॉर्मल खाना है? इतनी डिपेंडेंसी वाला। और तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर निकालता क्या है? जो जो जोड़ा बेटा सब निकाल, नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल, मसाले निकाल, यही तो निकालता है ना वापस। तो मतलब क्या है कि ये हमने अनजाने में एक आहार जो हमारे वो घास के बीज हैं ओरिजिनली, जो चरने वाले जानवरों के लिए डिजाइंड है, लेकिन हमने सर्वाइव, देखिए जिंदा रहना आदमी के लिए प्रमुख था, तो अनाज को अपनाया, अनाज की खेती भी की और उसको किसी तरह मॉडिफाई करके खाने के तरीके खोज लिए, लेकिन उसके नुकसान बाद में जाकर समझ में आए ना आदमी को, ये प्रॉब्लम हुई। तो अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है? अनाज पृथ्वी तत्व का आहार है, शरीर में जड़ता, स्टिफनेस, भारीपन पैदा करता है। अनाज खाओ और घोड़े बैलों की तरह नहीं भागे तो अनाज आपको खा जाएगा। तो इसीलिए अनाज जो है शरीर में जितने ये ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स पेन, ये जल्दी बुढ़ापा, आंखें खराब होना, हियरिंग लॉस होना, ये सब खून की नलियां हार्ड होना, ये सब जो होता है ना, ये किसके कारण? ये अन्न और नमक, ये दो चीज़ें जो ज़्यादा जा रही उसके कारण। नॉनवेज भी, उसमें नॉनवेज का भी असर आता है। तो मतलब तो अनाज जो है, देखिए अनाज के इस नुकसान को हमारे ऋषि मुनियों ने समझ लिया था कि ज़्यादा अन्न खाना शरीर के लिए ठीक नहीं है, तभी उन्होंने ऐसे नियम बनाए, क्योंकि आदमी ना सीधे ढंग से मानता ही नहीं है, तब उन्होंने धर्म को बीच में लाया। उन्होंने कहा 9 दिन का नवरात्रि कर, फलाहार। पर हम फलाहार थोड़ी करते हैं, करते क्या फलाहार? अजीब सा फलाहार करते हैं। और देखो रमज़ान लाया, मुसलमानों के लिए रमज़ान आया, तो ये एकादशी का, आज एकादशी, आज कृष्ण जयंती, आज शिवरात्रि, हर उपवास के रास्ते खोजे गए जिससे आदमी अनाज से बचे, ताकि उसको अनुभव में आए कि यार अनाज कम किया ना तो यार मुझे अच्छा लगा, यार बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, अनाज हम छोड़ नहीं सकते, मैं मानता हूँ, और लेकिन अनाज कम तो कर सकते हैं ना। अब जानते हैं आज योगासन की जरूरत क्यों पड़ी? कभी आपने सोचा कि दुनिया में आदमी के सिवाय इतना कोई एक्सरसाइज नहीं करता जितना आदमी करता है? बाप रे, कितना इधर यूं मोड़ रहा है, नहीं यूं मोड़ रहा है, इधर मोड़ रहा है, उधर से टांग पकड़ रहा है, इधर से हाथ मोड़ रहा है। कोई इतना परेशान नहीं होता, हम ही परेशान होते हैं। क्यों? शरीर को अकड़ाया क्यों भाई तुमने फालतू में? अगर शरीर हमारा अगर ज़्यादा अनाज नहीं खाते तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती थोड़ी, तो एक्सरसाइज की जरूरत कम पड़ती, योगासन की जरूरत कम पड़ती। तो मतलब क्या है मालूम है कि ये सब चीज़ें डेवलप हुई इसीलिए, शरीर को तोड़ने के लिए। तो अनाज को कम करते ही, मैं कहता हूँ 50% कम करके देखो। आज जितने भी आप लोग बैठे हो ना, आप प्लीज़ देखिए, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई, हम तीनों टाइम अनाज खाए जा रहे हैं, सुबह अनाज, दोपहर को अनाज, रात को अनाज, और बीमारी की जड़ यही है, बता रहा हूँ। अब एक बार कम से कम दिन में एक मील प्रॉपर फ्रूट्स की तो कर दो ना भाई। अब जैसे आप लोग सब बिजनेसमैन हैं, तो मैं बिजनेसमैन को मैं यूँ कहना चाहूँगा कि भाई सुबह आपको जो हल्का नाश्ता पुश्ता करके जाना है करके जाओ। दिन भर आप ऑफिस में रहते हो ना, बिजनेस में, अनाज मत खाओ, फल खाओ, स्प्राउट्स खाओ, और नट्स जो होते हैं ना, नट्स सीड्स, वो खाओ, लेकिन अनाज मत खाओ। यहाँ जूस पी लो, गन्ने का रस पी लो, मौसम्बी का रस पी लो, जो भी पी के आ जाओ, लेकिन अनाज मत खाओ। और जब घर आते हैं ना शाम को 7, 8, 9 बजे, तो एक आदत डालो कि जब तक सलाद एक प्लेट भर के ना खा लें, एक अच्छी, और हम तो सलाद फल कैसे खाते हैं मालूम है? प्रसाद की तरह, एक टुकड़ा काकड़ी, एक टुकड़ा टमाटर, हम ऐसे खाते हैं भारत में हम। और ख़ास करके महिलाओं को बोलना चाहूँगा, सॉरी, हमारे महिलाओं को सलाद खाने की हैबिट ही नहीं है। और अगर लाके दे भी दे तो ऐसे करके थोड़ी देर देखेगी उसको, फिर सोचती है चलो खाऊंगे नहीं खाऊं करके। तो यह हालत है हमारे यहाँ पे। तो भाई सलाद जो है ना, एक प्लेट भर के खाना चाहिए। परिवार में सबको भी ना एक इतना बड़ा एक बाउल भर के सलाद बनाओ, और बाद में सबको इतना बांटो,
और बाद में खाना टेबल पे लगाओ। जब तक टेबल पे खाना मत लगाओ, ताकि आदत तो पड़े भाई। नहीं तो आपके अंदर खाने में रॉ कहाँ है, फाइबर कहाँ है, बताओ मुझे। आटा छन गया, चावल सफ़ेद, दाल पीली, तेल रिफाइंड, नमक भी रिफाइंड। अब फाइबर है किधर? फिर तुम ऊपर से इसबगोल खाते हो खरीद के। इसका छिलका निकाल देते हो, उसका छिलका खरीद के लेके आते हो। क्या अजीब हिसाब है यार, कमाल है। तो कहने का मतलब ये भाई कि थोड़ा सा परिवार में ये परिवर्तन लाओ। और देखिए, आपके भी परिवार में सब लोग हस्बैंड वगैरह सब चले जाते हैं ना भाई, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो आप लोग दोपहर को खाना क्यों बनाते हो? कम से कम दोपहर का खाना, कम से कम उसमें तो फल खाएं पेट भर के। तो फल है, अंकुरित दालें हैं, जूस है, इन पे नट्स, इन पे ध्यान दो। और रात को फिर आराम से अगर आपको लगता नहीं दोपहर का खाना मेजर, दोपहर को खा लो, फिर रात को फिर ये जो सलाद फल खाना है रात को खाओ। फिर ऐसे करो, अगर आपको दोपहर को नहीं सूट करता, मान लो हर एक का सिस्टम अलग अलग है, यूँ कहने का मतलब है। तो मतलब 50% फल, सलाद, अंकुरित दालें जोड़ो तो सही भाई। और अनाज को 50% कम करो। अगर पूरे दिन भर में 6, 7, 8 रोटी खाते हो तो उसको 4 रोटी करो, 4 खाते हो तो 2 करो, 2 खाते हो तो 1 करो, करके देखो। 18,000 कैंसर के मरीजों पे काम कर लिया मैंने। बड़े मैं तो जब मैं गुजरात में था तो वनावल में मैंने 7-8 दिन तक कैंसर के मरीजों को रखकर उपचार किया है। मतलब ये सब प्रयोग मैं कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बीमारियाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ, हम अर्न कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा घर में चेंज लाओ तो ना ये डॉक्टरों के चक्कर लगाओ, ना घर में बीमार पड़ा रहे, और ना फिर तुम्हें क्या बोलते हैं, घर में है ना ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर आपके वाइफ या आपके पत्नी, आपकी बहुरानी आपके ससुर जी के पास एक बड़ा दवा का बढ़िया डब्बा ला के रखें टाइम से, और ससुर जी को बोलती रहे खाओ जी दवाई, ये खाओ जी, ये इस टाइम खाओ जी, तो आपको लगता है हाँ कितनी सेवा कर रही मेरी। अच्छा लगता है आपको? अरे भाई इनसे बाहर निकलो अब सारे, और जीवन को बड़ी सरलता से जियो। आप ज़रा सोचो, हमारे ज़िंदगी में हम कभी एक दिन रात को जागे नहीं, कभी डॉक्टर की शक्ल देखी नहीं, और मैं भी कोई डर के नहीं जी रहा हूँ कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे मोतिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मोतिया बनाने के जो फिल्म के सामान चाहिए वो तो सप्लाई तो मेरे को करने पड़ेंगे ना, अपने आप कहाँ से आ जाएंगे? तो प्रॉब्लम कहाँ से है मालूम है? बचपन के बाद हमारे जीवन में दूध की जरूरत नहीं होती। हमें भगवान ने नारियल, अखरोट, बादाम, मूंगफली ये सब दिया है ना, अब इनको खाओ ना। ये दूध के पीछे क्यों भाग रहे हो? गाय को छोड़ो बेचारी को, उसका बछड़ा भी नहीं पीता बड़ा होने के लिए, वो नहीं पूछता भाई साहब मेरा कैल्शियम किधर है। जब उसकी जात संतान को झंझट नहीं है कैल्शियम की, तुमको कहाँ से झंझट हो गई भाई? तो इसीलिए जानवरों के मतलब जो एनिमल प्रोटीन से उनसे बचो, और हमें भगवान ने जो नेचुरल दिया है उनको अपनाओ। और थोड़ी बहुत देखिए, हल्का खाना करोगे तो बॉडी में लाइटनेस आएगी। लाइटनेस आएगी तो क्या फ़ायदा होगा? अपने आप सुबह उठने के जाकर एक्सरसाइज करने का मन करेगा। आज आपका मन क्यों नहीं करता? यार आज मेरा थोड़ा ना सुस्त है, आज थोड़ा भारी है शरीर, आज मैं बाद में कल से करूँगा एक्सरसाइज। ये तो रोज़ का किस्सा सबके साथ ऐसे है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर हल्का नहीं है। अरे आज ये बच्चों को बोलना पड़ता है क्या? बच्चों को क्या करना पड़ता है? चुप बैठ, तू सुबह से तू उछल कूद कर रहा है, ऐसे बोलना पड़ता है ना। क्यों? अरे ऊर्जा फूटेगी तो चुप थोड़ी बैठोगे। तो मैं कहता हूँ तुम शरीर को हल्का तो करके देखो, कितनी एनर्जी फूटेगी मालूम है? तुम्हें लगेगा कि मैं दिन भर भागता दौड़ता रहूँ, अपने आप सुबह उठ के भागने का मन करेगा इस तरह से। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इतना सा बस आप समझ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकलें। और उससे भी बढ़कर बता रहा हूँ मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन अभी बताया है, इन्होंने नाम लिया। मैं क्यों रेकी सिखाता हूँ मालूम है? भगवान ने आपके हाथों में प्राण ऊर्जा दी, आपके हाथ जगन्नाथ है वास्तव में। आप टच करके प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति प्रवाहित करके, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी आप अपने आप को रोज खुद को देकर, दूसरों को देकर आप लोगों को ठीक कर सकते हो। आप में वो ताकत है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, डॉक्टर NK शर्मा, वहाँ पे रेकी फर्स्ट लेवल फ्री है सबके लिए। मैं सबको फ्री में सिखाता हूँ, हर 15 दिन में सिखाता हूँ। आप लोग सीखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे यहीं सिखा दो जी, तो आपके यहाँ भी मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, डोंट वरी। क्यों?
मुझे तो इंटरेस्ट है भाई कि मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर सकूं जीवन में, तो इसीलिए तो रेकी जो है ना इतनी कमाल की चीज़ है कि आप सीखोगे और रोज़ अपने आप पे प्रयोग करोगे तो परिवार में रोज़ जो इमरजेंसी आती है ना, जिसके लिए छोटी छोटी बातों में डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, वो नहीं भागना पड़ेगा। क्यों? दर्द आ गया, अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, आपने अगर रेकी कर दी तुरंत 5-10 मिनट में आराम आ जाता है उसको। वैसे आप में से इतने परिवार में कोई रेकी जानता है क्या कोई? और किसी को लाभ मिला? किसी ने, आपने किया, आपने लाभ दिया कभी ऐसे रेकी से? लेकिन आपने सीखा हुआ है बस सिर्फ। अच्छा, हाँ, और किसी ने सीखा? बहन ने, किसी ने? आपने सीखा बहन? तो कुछ करती हो, लाभ देती हो कभी किसी को? क्या करती हो बताइए? अच्छा, तो करना चाहिए, माताओं को आना चाहिए। जानते हो क्यों? मैं आपको बताता हूं, अगर रेकी घर में जानने वाला है ना तो हार्ट अटैक से व्यक्ति मर नहीं सकता। क्यों? रेकी चार्जर की तरह बता रहा हूं मैं, 24/7 अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज उसी रेकी से आप पेड़ पौधों को हील कर सकते हो जो सूख जाते हैं या तो ग्रो नहीं करते। अब जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये कुत्ते बिल्ली जो घायल हो जाते हैं उनको तुम ठीक कर सकते हो, इतनी ताकत है। तुम अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, अपने पानी को चार्ज करके मेडिसिनल वाटर बना सकते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। तो इसको सीखो और सीख कर जो है ये रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटी मोटी बीमारियां आती है उनको खुद ही हैंडल कर लो आप लोग, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। मज़ा, देखिए मेरा है ना, मेरा एक कोर्स में ना मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ऐसे बोलता रहता हूँ। तो आप जोर से बोल सकते हैं, मज़ा आ गया, जोर से, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बस अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्वेश्चन अगर किसी को સાથે કંઈ પણ પ્રશ્ન કરવો હોય આપણામાં આપ કરી શકો છો। हिंदीમાં नहीं, તમે ગુજરાતી में बोलो, मैं हिंदी में मैं बोलूँगा। ગુજરાતીમાં સમજી શકે? नहीं, गुजराती समझी सके છે। हाँ जी, बोलिए। हाँ, देखिए सात्विक का मतलब है कि जो आहार शरीर को, कृष्ण भगवान का मंत्र सुना होगा, युक्त आहार व्याहार से कर्म सो, देखिए कि जो आहार जाकर शरीर को बल दे, आरोग्य दे, बीमार न करें, विषाक्तता ना हो उसके अंदर, उसको सात्विक कहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, हम घर के सिंपल रोटी चावल दाल को कहते हैं ये सात्विक है जी। नहीं, वो सेकंड नंबर पे वो राजसिक भोजन की तरफ लेके जा सकते हैं उनको। असल में जो अनुत्तेजक आहार होता है, जितने भी फल है, सलाद है, अंकुरित दालें हैं, मेवे हैं, उसमें कहीं उत्तेजना है ही नहीं। तो इसीलिए ठीक है, रोटी चावल दाल भी हमारा आहार हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा लिमिट पे खाएं। तो आप अगर कोई भी साधना के पथ पर हैं तो अनाज जितना कम जाएगा ना, उतना ही आपके साधना में ना बहुत जल्दी प्रगति होगी। क्यों? शरीर, कई बार क्या होता है, शरीर के भारीपन को लड़ने में बहुत महीने लग जाते हैं कई बार। तो इसलिए थोड़ा अगर खाना लाइट हो जाता है ना तो एकदम फट करके एनर्जी एकदम जम कर जाती है। ये फर्क पड़ता है सात्विक आहार का। नेक्स्ट, रेकी के बारे में थोड़ा समझाएं तो मालूम नहीं है। देखिए हम आदमी है ना, भगवान ने, मैं इस फील्ड में आया और सूक्ष्म जगत में जब मैं एंटर किया ना तो मैंने क्या देखा कि परमात्मा ने बिल्कुल परमात्मा की तरह अब हर व्यक्ति को रचा है, कोई कमी नहीं रखी उसने। हर आदमी इतनी सारी सूक्ष्म शक्तियां, जिसको परामानसिक क्षमताएं या साइकिक पावर्स कहते हैं, वो लेकर पैदा होता है कि जिससे उसको दुनिया में भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं है। किसी के पीछे, ना बाबाओं के पीछे, ना ज्योतिष के पीछे, ना तांत्रिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब कोई वो कहेगा, ऐसा कहेगा ना, भगवान को कहे भगवान कृपा कर दे, तो भगवान हंस से कहता है, बेटा कृपा तो पूरी कर करा के भेज दी है, कृपा करनी है तो तू अपने आप पे कर दे। तो कृपा आपको अपने आप पे करनी है वास्तव में इस वक्त। तो आपके हाथों में ना प्राण ऊर्जा है, दूसरों को टच करके एनर्जी ट्रांसफर करने की ताकत है आपके अंदर, इतनी पावर है आपके हाथों में। लेकिन आज एक कॉमन, अनपढ़ है कि पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चे में, हर आदमी में ये ताकत है। ये सीखनी चाहिए।
जिससे आप रोग से दवाओं से बच सकते हैं आप लोग। और दूसरा यही उपचार पद्धति। फिर आदमी में एक और ताकत क्या है, टेलीपैथिक पावर। आप यही दूर तक भी वो उपचार की ऊर्जा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, उतने ही इक्वली जितना प्रेजेंट से करते हैं। ये भी हमारी नेचुरल क्वालिटी है। हर आदमी में इंट्यूशन पावर्स होते हैं, हर आदमी में अंतर्दृष्टि होती है, हर आदमी में सबकॉन्शियस माइंड होता है, हर आदमी में पूर्व जन्म भविष्य में गमन करने की क्षमता होती है। मैं तो पूर्व जन्म पे काम ही करता हूँ कई 30 सालों से, हजारों लोगों को पूर्व जन्म भविष्य में लेके जाता रहता हूँ। तो ये आपकी नेचुरल क्षमता है। तो ये अगर आपने पहचान ली ना, आप कभी जीवन में हेल्पलेस होके ये नहीं करोगे। क्यों? दुनिया में चाहे समस्या भी आवे, आपके पास में सबसे बड़ी ताकत है ऑपोजिट ऊर्जा क्रिएट करने की। और रेकी आपको ये सिखाती है कि हाउ टू क्रिएट ऑपोजिट एनर्जी। और मैं इसीलिए मैं रेकी क्यों सिखा रहा हूँ लोगों को, कि ताकि लोग जो है निर्भय हो, किसी के पीछे ना भागें, अपने गुरु स्वयं बने और आत्मनिर्भर बने। उस पर्पस के लिए मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट, यूट्यूब में शिक्षक चलते हैं ये? हाँ, यूट्यूब पे फर्स्ट लेवल, ये बेसिक लेवल हमने डाला हुआ है। आप लोग डॉक्टर एन के शर्मा डालोगे ना, उसमें आ जाएगा। वो कोई भी सीख सकता। 5 घंटे का पूरा सेशन मैंने उसमें डाला हुआ है पूरा, ठीक है ना। हाँ, आपने बताया वेजिटेबल्स और फल फ्रूट खाने चाहिए, लेकिन अभी पेस्टिसाइड्स बहुत सारे यूज होने लगे हैं, तो उसके बारे में क्या? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल फॉर्मेशन में फल सब्जियां ही काम करती है, ऐसा नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो प्राणवान जो ऊर्जा होती है ना, जिसको एंजाइम्स कहते हैं, एनर्जी होती है उसके अंदर, वो बेसिकली काम कर रही होती है। ये बात सच है कि आज के युग में अब वो पुराने वाले प्रोटीन सोर्स, पुराने वाले विटामिन सोर्स उतने स्ट्रांग नहीं रह गए। तो मैं कहता हूँ अब भैया हम नहीं रह गए तो नहीं रह गए, अब मामा नहीं है तो नकटा मामा ही सही भाई। तो और जो पेस्टिसाइड आती है आजकल, अब उसको बेस्ट तरीका होता है नमक के पानी में आधा घंटा 1 चम्मच, यानी तो 1-2 बाइकार्ब सोडा होता है ना, उसके अंदर एक आधा घंटा भिगो के रख दें, उससे वो 99% ऑलमोस्ट निकल जाती है। तो ये ऐसे करके अब तो देखिए जो अवेलेबल है, जैसे होता है ना, अब जो हवा अवेलेबल है वही खानी पड़ेगी। हम चाहे कितना भी करें तो क्या, वो तो जो शहरों में रहते हैं तो शहरों की अपनी समस्याएं थोड़ी बहुत सहन करनी पड़ती है। यूँ हम भी यही खा के जी रहे हैं भाई, तो इसलिए कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। महिलाओं से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। देखिए ये जोक नहीं है क्या? एक कमरे में महिलाएं बैठी थी और वो शांत थी। ये जोक है ना, ये वास्तव में सच में शांत है। तो मैं बहनों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी महिलाएं जो मासिक धर्म से लेकर भी जूझती है, फिर मेनोपॉज होता तो जूझती है, ये सब इतना दुख नहीं दिया भगवान ने, बता रहा हूँ। हम खाने के गलत खानों में उलझ कर है ना, शरीर की ब्लड केमिस्ट्री इतनी खराब कर दी है, हार्मोन खराब कर दिए हैं कि जिसके कारण हमारा शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है, हमारे ब्लड केमिस्ट्री खराब हो जाती है। तो बस थोड़ा सा आप फल, सलाद, अंकुरित दालें, मेवे बढ़ाओ अपने खाने में, अनाज को कम करके, फिर देखो आपके शरीर में इतनी मस्ती रहेगी, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। जी डॉक्टर साहब, जो आपने गाय का दूध का जो प्रोडक्ट का जो मना किया, तो जैसे हमारे शास्त्र है, महाभारत, गीता या कृष्णा के, रामायण के, वेद के, सब में गाय का तो हमके साथ जुड़ के रखा है। हाँ। तो ये शास्त्र सब गलत हो जाएंगे? नहीं गलत। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ आपका। जी, और एक बात कि हमारा कई शास्त्र में अन्नपत्य अन्नस ऐसा मंत्र भी है कि अन्न को खाने के लिए, तो वो भी आपने रिसर्च किया हो तो हमें बता। देखिए क्या होता है कि एक समय ऐसा था कि आदमी के लिए सर्वाइवल, जिंदा रहना, परिवार को जिंदा रखना प्रमुख था। आहार विज्ञान सेकेंडरी था, हेल्थ सेकेंडरी था। इसीलिए जो लोग जंगलों में रहे, भेड़ बकरियां पाली तो उसका दूध पिया, ऊँट पिया पाला तो उसका दूध पिया, गाय भैंस पाली और गाय भैंस सबसे ईजी थी, उसको पाल के दूध पिया। तो देखिए क्या होता है, इनकी प्रॉब्लम क्या मालूम है दूध की,
ये कोई 2-4 साल में 5 साल में आपको उसका असर मालूम नहीं पड़ता है। आज अनाज खाते हो ना, तो अनाज आपको कोई 10, 15, 20, 25 साल 30 साल तक पता नहीं चलता कि अनाज का क्या प्रॉब्लम है। आपको तो सब ठीक ठाक ही है। अब जैसे आप सब लोग जवान लोग हैं, आप जैसे 40 साल से अनाज खा रहे होंगे, वो तो अभी सब ठीक ही चल रहा है जी, ऐसे थोड़ी कोई खराब है जी, मेरे को तो आज से कोई लगा नहीं जी खराब है। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे शरीर में उसके परिवर्तन आने लगते। प्रॉब्लम ये है, तो इसीलिए देखिए अनाज जो है ना, वो उसको इसलिए प्रधानता दी गई क्योंकि आदमी हमेशा माइग्रेटिंग करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, तो और उसको जिंदा रहने के लिए, और कई बार फल सब्जियां बचा नहीं पाता था, तो वो लंबे समय तक उसको टिका सकता था। तो बहुत सारी सुविधाओं के कारण भी है ना, अन्न दालों को अपनाया भी गया। तो अब समझना क्या मालूम है, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि पूरी तरह अन्नाहारी ही हो गया, ये समस्या आ गई हमारे सामने। तो इसीलिए अन्न दालों को जहाँ तक हो सके लिमिट में खाइए, और ये जो नेचुरल जो हमारे फ्रूट्स नट्स वगैरह है, सलाद वगैरह है, इनको थोड़े अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कीजिए बस। तो शास्त्र कोई गलत नहीं होते, समय के साथ साथ जो चीज़ें डेवलप होती है वो उसके अनुसार होती है। फिर एक समय आता है तो समय बदल भी जाता है। अब जैसे शाम को खाने के लिए आयुर्वेद में भी मनाही है, ऐसा मना किया गया, लेकिन अब ऐसा समय भी आ गया कि जहाँ पे आदमी जो है आजकल इतना भागदौड़ में व्यस्त हो जाता है शहर के कामों में, कि जहाँ पर वो शाम को आके खाना खाता है घर में, क्योंकि सारा परिवार ही शाम को मिलता है। अब दिन भर परिवार दोपहर कोई होता ही नहीं, तो और परिवार को अगर बैठ के साथ में खाना तो कब खाए बेचारा। अब वो समस्याएं इस तरह की खड़ी हो गई, तो अब वो नियम उसके अनुसार डेवलप होने चाहिए। पर हाँ, बात एक ही है, देखिए मैं आपको मेरा बताता हूँ, मैं दिन भर अनाज नहीं खाता, मैं होल डे बिल्कुल अनाज नहीं खाता, मैं रात को ही खाता हूँ, मैं हमेशा 8-9 बजे खाता हूँ, बस मेरा ये नॉर्मल खाने का तरीका है। तो मुझे तो कोई आजकल बीमारी नहीं हुई कि शाम को खाए तो बीमार हो गया। भैया क्यों बीमार होऊंगा? अरे जब अच्छी भूख लगती है ना, तो रात को चाहे 12 बजे भी लगे भूख, बता रहा हूँ, तुम्हारा शरीर मांग रहा है ना, तुम्हारा खाना 100% पचेगा, बता रहा हूँ मैं। तो नियम किसके लिए होते हैं? नियम इसलिए होते हैं कि तुम सुबह भी खाना खा रहे हो, दोपहर को खाना खा रहे हो, फिर रात को आके फिर खाना खा रहे हो, तो फिर तो भारी पड़ता है, ये पेट में गड़बड़ करेगा ही। तो इसीलिए मना करना पड़ता है, भाई शाम को मत खाओ करके, यूँ समझ लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, योग प्राणायाम उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और हेवी एक्सरसाइज है कि पसीना आ जाए, अपन दौड़ते हैं उछलते हैं, तो दो का कितना इम्पोर्टेंस है पूरी साइकिल में? देखिए एक बात ध्यान में रखना कि आप सब लोग व्यापारी लोग हैं, एक्सरसाइज हमेशा वो अडॉप्ट करना कि जिससे आप जिंदगी भर कर सको। जोश में आके थोड़े दिन जिम चले गए, दौड़ लगानी शुरू कर दी, फिर 1 साल 2 साल दौड़ लगाई, फिर दौड़ बंद कर दी, फिर बड़ा नुकसान उठाओगे। शरीर का सिद्धांत क्या मालूम है? रबड़ की तरह एक बार स्ट्रेच कर दिया ना, फिर उसको वापस मेंटेन नहीं किया ना, तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए सबसे बेहतरीन क्या बताऊं मैं आपको, वॉकिंग करो। वॉकिंग से बढ़कर दुनिया में कोई बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है। और दूसरे नंबर पे डांस करो, नाचो। मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं टाइम मिलता, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, मैं कहता हूँ अरे घर में शाम को आके भी है ना, परिवार के साथ एक नियम बना लो कि यार डांस किए बिना खाना नहीं खाएंगे जी, आ जाओ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने पोतों के साथ डांस करता हूँ, मैं शाम को घर आके डेली उसका म्यूजिक डाल देता हूँ टीवी में, और बढ़िया दोनों सब नाचते हैं मेरे पोते वगैरह सब। क्यों मालूम है? एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता ना भाई लोगों को आजकल। तो मैं कहता हूँ डांस ही कर लो, आधा पौना घंटा नाच लोगे ना, तो भी तो एक्सरसाइज हो गई आपकी। और तीसरा, स्विमिंग की सुविधा है तो स्विमिंग कर लो। तो मतलब ये सहज, देखिए चढ़ना उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सब, इन सब पे ध्यान दो। तो जो सहज व्यायाम है ना, वो करो। मैं यूँ कहने का मतलब है, वो एक्सरसाइज मत करो कि जबरदस्ती करके पसीना तो निकाल तो दिया, फिर बाद में वो एक्सरसाइज आपने ढीली कर दी, तो उसके नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। तो लेकिन प्राणायाम क्या है, देखो मैं बताऊँ आपको कि अगर आप बीमार हो तो प्राणायाम को इस्तेमाल करो, और फिर बाद में उसको छोड़ दो। क्यों मालूम है? श्वास भी अप्राकृतिक होने लग जाएगी अगर रोज करोगे तो, क्योंकि श्वास नेचुरल चलनी चाहिए। बीमारी में ठीक है, 15 दिन, महीना, 2-3 महीना हमने उसको कर किसी से ठीक कर लिया,
फिर बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान दो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम तक ठीक है, क्यों? उससे स्वर नाड़ी चंद्र नाड़ी थोड़ी बैलेंस होती है, तो यहाँ तक ठीक है। पर उससे ज़्यादा सारे दिन कपालभाति करते रहोगे तो फिर भाई उसको, फिर वो बॉडी है ना, उसके बिना फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा मैं आज मैंने हूँ नहीं किया ऐसे करके, फिर आपको लगेगा कुछ मिसिंग हो रहा है। ऐसे मत करो, तो जीवन को सहज बना के रखो। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को प्यार से सुनने के लिए। થોડી માહિતી અત્યારે વિશાલભાઈ આપે છે ડૉક્ટર સાહેબનો આગામી જે પણ કંઈ કાર્યક્રમ છે એના વિષયને લઈને, પછી પ્રાર્થના થશે સંઘની અને આપણે અહીંથી પછી છૂટા પડીશું. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. ડૉક્ટર એન કે શર્મા સાહેબને મજા પડાવી દીધી, સાચી વાત ને? આપણે બહુ આનંદ આવ્યો અને આપણો એકદમ રસનો વિષય હતો. હવે આ વિષયને વધારે ડિટેલમાં સાંભળવું હોય અને સમજવું હોય તો 21, 22 અને 23 વાંઢાઈ ખાતે શિબિર રાખેલી છે. પૂર્ણદયની શિબિર છે, આખા દિવસની શિબિર છે. તો ત્યાં પણ આપ બધા આવી શકો છો સહપરિવાર સાથે, ત્યાં રોકાઈ પણ શકો છો 3 દિવસ. જેને કાંઈ બીમારી હોય એ ત્યાં રોકાઈ પણ શકે છે. ત્યાં આપણું જે વાંઢાઈનું સંસ્થાન છે ત્યાં રોકાવાની વ્યવસ્થા પણ છે. અને 21, 22, 23 એવી રીતે 3 દિવસના અલગ અલગ વક્તાઓ છે. પ્રથમ દિવસે સાહેબ છે, બીજા દિવસે પણ વક્તા છે જે આજ બધી ભોજન પ્રથા, નવી ભોજન પ્રથા પરિવાર વતી આખું આ પ્રોગ્રામ છે. તો આપ ત્યાં આવી અને વધારે માહિતી લઈ શકો છો અને સાહેબને પણ આખો દિવસ સાંભળી શકો છો 21 તારીખે. અસ્તુ, નમસ્કાર. હા, અને પૂરું બધું નિઃશુલ્ક છે. ત્યાં રહેવાનું હોય તો એ જે વાંઢાઈ સંસ્થાના ચાર્જ છે એ છે. બાકી સાંભળવા આવવાનું અને ખાવાનું, ટૂંકમાં જે આખું ભોજન પણ અમે જ આપશું ત્યાં. પ્રભુભાઈ નાકરાણી અને એમની ટીમ એ આખી બધું કરે છે. તો એ બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જ છે, એમાં કશું જ ચાર્જ નથી. અને પ્રભુભાઈ, અને ખાસ કહું કે બહુ ઘણા વર્ષોથી પ્રભુભાઈ આ સેવા કરે છે. અસ્તુ. संघ तक्ष संघ आ रम संघ तक्ष भज प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते
नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं सुपामासि सन्देहि तत्पूर्तये स्वामासि सन्देहि अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् अजयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगदेन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुत्क्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् रुदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशं विजेत्री च न सहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परौ वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवर्त्वा शिशार्ते वृषम् समर्था भवत्वा शिशा ते वृषं भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीकिर